हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेसिकली देखो ये एक रिलेटिव मेजर्स है और हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर कंप्लीट कर दिया था, जहां हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूलाज एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं कवर की है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन में भी दो चीज़ होंगी, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर पे हमने ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड की हुई है, जहां हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कॉन्टिन्यूस सीरीज पे अलग अलग डिस्कशन किया है। एंड आज की क्लास में हमारा रिलेटिव मेजर्स दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे डिस्कशन होगा। तो अगर आप आज का क्लास डायरेक्टली कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप ये समझ लो कि कैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना है, और ये हमने अपनी लास्ट 3 क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि जब तक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन नहीं आएगा आप कोएफिशिएंट सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? एक और बात हम बता दें कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे भी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ हमने उसके बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं जो कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। फिर आप सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एसएससी, सीजीएल, जेएसओ, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, एमकॉम एंट्रेंस, किसी के लिए भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट हैं। हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे भी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और इन दोनों का ही हमने प्लेलिस्ट बना दिया है सो दैट आप एक प्रॉपर प्लेस पे सारी क्लासेस कवर कर पाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं एंड इसका हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे सो दैट आपको इसकी क्लास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मेरी सारी क्लासेस सीक्वेंस में चल रही है क्योंकि जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हमने स्टार्ट की है और ये सीक्वेंस में हमारी क्लास चल रही है, बट स्टिल आपको क्लास ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। और याद रखना कि इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे तो आप समझ जाना आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। क्लियर? अब देखो, जैसा कि हमने रेंज में, क्वार्टाइल डेविएशन में एंड मीन डेविएशन में भी बताया है कि अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, एक ही फॉर्मूला रहता है हर एक अलग अलग सीरीज़ के लिए। चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करो, चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करो, चाहे आप कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करो, हर एक सीरीज़ में आप देखोगे कि कोएफिशिएंट का फॉर्मूला कंसिस्टेंट है। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एक ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन कैलकुलेट करना हमें आता है अलग अलग सीरीज़ का। अगर अभी तक नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मीन की क्लास भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के टाइम, तो वहाँ पे जा करके आप पहले ये देख लो कि अलग अलग सीरीज़ में मीन कैसे कैलकुलेट होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लास अभी हमने जो लास्ट 3 क्लास अपलोड की है वह हमने यही बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है अलग अलग सीरीज़ में। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। या हमने लिखा भी है कि मीन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन सीरीज एंड इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो हमें पता है कि ये रिलेटिव मेजर है क्योंकि कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा किस में आती है, पॉइंट में आती है या परसेंटेज में आती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर। ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था जब हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो क्लियर? अब आगे देखो, हमने लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम डिनोट करेंगे CV से, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी नो डाउट इसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि अगर कोएफिशिएंट की बात करो तो हमेशा याद रखना कि वो चाहे तो डेसिमल में निकलेगा दैट इज पॉइंट में, और वो परसेंटेज में निकलेगा। तो ये जो वैल्यू हमने पॉइंट में निकाली है बस इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? इसलिए देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला किसका लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, और मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100 तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ लिखा है वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इससे डिनोट कर रहे हैं, और मीन किससे डिनोट कर रहे हैं, इससे। क्लियर? अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑलवेज अ परसेंटेज, तभी तो हमने मल्टीप्लाई बाय किया है 100। अगर कोई भी फॉर्मूले को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो नो डाउट इसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, परसेंटेज में। क्लियर? तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर हमसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करेंगे। आंसर में देख लेना, अगर डेसिमल में वैल्यू दी है तब तो यही वैल्यू रहेगी, अगर परसेंटेज में दी है तो बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। क्लियर? अब यहाँ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है
The coefficient of variation has a great practical significance and is the best measure for comparing the variability of two series. हमेशा याद रखना कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की हेल्प से ही कैलकुलेशन करते हैं. क्लियर? और ये जो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करे हो, इसको भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सो दैट हम दो डेटा के बीच में ईजिली कंपेयर कर सकें कि उन दोनों डेटा में से कौन सा ऐसा डेटा है जो कि ज़्यादा कंसिस्टेंट है, दैट इज़ यूनिफॉर्म है. क्लियर? अगर आपको ये देखना है कि दो डेटा, अगर मान लो आपके पास है दो सीरीज़ और उन दोनों सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ सेलेक्ट करने लायक है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, क्योंकि देखो अगर कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्मिटी है तो नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी. हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि हमारा सीरीज़ या हमारा डेटा जो होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दैट इज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए. और ये कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी आप किसके थ्रू चेक करते हो? विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो वही चीज़ लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इज अ बेस्ट मेजर फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज़. अगर आपको दो सीरीज़ की वेरिएबिलिटी की वो कितना ज़्यादा वेरिएट कर रहा है, कितना ज़्यादा उसमें वेरिएशन है, अगर ये चेक करना है तो आप किसकी हेल्प लेते हो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की. अब यहाँ हमने लिखा भी है कि द सीरीज़ फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ ग्रेटर. अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा वेरिएबल है, दैट इज़ ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, और हम कह सकते हैं कि लेस कंसिस्टेंट है, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, बल्कि वेरिएशन ज़्यादा होगा. बट अगर हम बात करें द सीरीज़ फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस इज सेड टू बी लेस वेरिएबल और मोर कंसिस्टेंट. तो अगर मान लो मेरे पास दो सीरीज़ दी है, एक सीरीज़ का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.80 और दूसरी सीरीज़ का है 0.20, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कम है कंपैरेटिवली फर्स्ट सीरीज़ के. तो ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मतलब इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, एक पैटर्न चलेगा इसमें. क्लियर? या आप कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन, चेंजेस कम होगा. बट अगर हम बात करें 0.80 की कंपैरेटिवली 0.20 से, तो 0.80 में वेरिएशन ज़्यादा होगा, चेंजेस ज़्यादा होगा और कंसिस्टेंसी कम होगी. क्लियर? तो हम हमेशा उस सीरीज़ को सेलेक्ट करते हैं जहाँ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सीरीज़ और हमारा डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहे और यूनिफॉर्म रहे और जिसमें कम वेरिएशन हो, कम चेंजेस हो, दैट इज़ एक पैटर्न में हमारा डेटा अगर चल रहा हो ना, तो हम मानते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी. तो आप हमेशा दो सीरीज़ में से वो सीरीज़ सेलेक्ट करोगे जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो कंपैरेटिवली दूसरी सीरीज़ के. क्लियर? अब क्योंकि ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी पूरी थ्योरी मेंशन कर दी है और ये पॉइंट आपको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. अब देखो लास्ट क्लास में, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज़ के टाइम, डिस्क्रीट सीरीज़ के टाइम एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के टाइम हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन बताएंगे. क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उन सारे क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट किया था और मीन भी कैलकुलेट करना सिखाया था. अब देखो एक लास्ट पॉइंट और, बहुत बार स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि मैम ये एक्चुअल मीन है या अज्यूम्ड मीन. ये हमेशा याद रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट की, तो इसमें ये जो मीन यूज़ करते हैं ये हमेशा एक्चुअल मीन होता है. इसमें हम कभी भी अज्यूम्ड मीन की हेल्प से कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि अगर अज्यूम्ड मीन की हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही सीरीज़ में अगर हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है एंड स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई किया है, तो इन दोनों में आंसर सेम आएगा और इसमें आंसर अलग आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप मीन को कैलकुलेट करो. तो मीन ये एक्चुअल मीन है, ना कि अज्यूम्ड मीन, बस इतना ध्यान रखना और उसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अब देखो लास्ट 3 क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट किया था और साथ ही साथ मीन भी कैलकुलेट किया था. उसी की हेल्प से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन करेंगे. क्लियर? देखो ये वाला क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से बताया था. हाँ, और हमने ये भी बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे. जब हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, तो डायरेक्ट मेथड के टाइम हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 3.578 और हमारा मीन आया था 30. और अगर शॉर्टकट मेथड की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो नो डाउट सेम ही आया था 3.578, बट जो हमारा अज्यूम्ड मीन आया था वो था 31. तो क्या हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर करेंगे? नहीं, हमें कौन सा मीन चाहिए? एक्चुअल मीन. एंड इफ इन केस मान लो हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास आ जाता. हमें इसमें भी तो एक्चुअल मीन निकालना आता है. एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या था? A
प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। याद होगा हमने मीन की क्लास में बताया था कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है और इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें कैलकुलेशन करना है शॉर्टकट मेथड में मीन का, एक्चुअल मीन का, तो फॉर्मूला क्या होगा, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। जब आप इससे भी मीन कैलकुलेट करके देखोगे तो आपकी मीन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 30। हम करके भी सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। अगर मान लो मेरे पास x दिया हुआ है 25, 27, 31, 32, 35 है ना, और हमें d कैलकुलेट करना है, ये तो अगेन अज्यूम्ड मीन से ही होगा जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सॉल्व करके बताया भी था। इसका टोटल चाहिए हमें, यह आ जाएगा -5। अब देखो एक्चुअल मीन कैसे निकलेगा, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि मेरे पास कितना दिया है बेटा, 5। तो ये हो जाएगा 31 -1 और 30। देखा, अगर हम शॉर्टकट मेथड में भी मीन कैलकुलेट करें, दैट इज एक्चुअल मीन, तो एक्चुअल मीन मेरा कितना आएगा, 30। क्लियर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, और हमने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया था इस सीरीज में वो था 3.578, और अगर ये आपको याद ना हो तो आप इंडिविजुअल सीरीज की क्लास में जा करके देख लेना, डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन दैट इज 30। इसको सॉल्व करने पे मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1193। क्लियर। अब कई बार क्वेश्चन में हमसे पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सिंपली ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 11.93%। क्लियर। तो सिर्फ इतना याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना आता है तब तो फिर आपको कोएफिशिएंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलग अलग सीरीज में यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज नहीं होता, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन, ये फॉर्मूला आपका कंसिस्टेंट रहेगा, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करो, चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करो, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करो। क्लियर। आप देखो डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करवाया था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड में मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो आया था 1.342 अप्रॉक्स। डायरेक्ट मेथड में जो मेरा मीन आया था आप जाके देख सकते हो क्लास, 12.8 आई थी। शॉर्टकट मेथड में नो डाउट अज्यूम्ड मीन हम लोग लेते हैं तो आएगा 13, एंड स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमारा मीन आया था 13। क्लियर। तो क्या हमें अज्यूम्ड मीन से मतलब है, नहीं, हमें अज्यूम्ड मीन से मतलब नहीं है, हमें एक्चुअल मीन से मतलब है। अब आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से एक्चुअल मीन कैलकुलेट करके देख सकते हो। हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता देते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो मीन का फॉर्मूला है वो होगा अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एड ऑन हो गई है। क्लियर। एंड क्योंकि हमने मीन की क्लास में ये सारे के सारे पॉइंट्स पे डिटेल डिस्कशन किया है तो मीन होपफुली सबको कैलकुलेट करना आता होगा। बट चलो ठीक है, हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करके बता देते हैं किस सिचुएशन में, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड में। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो हमारा सीधे सीधे एक्चुअल मीन आया था 12.8। अब देखो जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या था, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अज्यूम्ड मीन जो कि 13 है, फिर डी निकाल लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब f को d से मल्टीप्लाई करो, -6, -14, -11, 0, 10, 8, 3। इसका समेशन चाहिए, कितना आ जाएगा ये समेशन, ये टोटल आएगा -10। बस अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अज्यूम्ड मीन 13 है, समेशन एफ डी है -10, और समेशन एफ आप करोगे दैट इज इसका टोटल तो आएगा 50। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 13 -0.2, और हम कह सकते हैं 12.8। यही चीज़ हमने बताया था कि एक्चुअल मीन किसी भी सीरीज से कैलकुलेट करो सेम ही आएगा। क्लियर। तो अब हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो किसी भी मेथड से करो 1.342 आएगा, और एक्चुअल मीन हमने निकाला 12.8, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 0.1048। एंड इफ इन केस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछता तो ये हो जाता 10.48, क्योंकि सिंपली आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलेंगे अपनी लास्ट सीरीज पे। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमने ये एग्जाम्पल बताया था,
और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी याद होगा कि हमने डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करवाया था, शॉर्टकट मेथड से भी करवाया था, एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करवाया था। तीनों ही केस में जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो आया था ऑन एन एवरेज 1.50, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू आ रही थी 1.49, और डायरेक्ट मेथड में मेरे पास जो मीन आया था वो था 3.67। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मेरे पास अज्यूम्ड मीन था वो था 3, एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड में भी 3 था। तो क्या हम 3 को कंसिडर करेंगे? नहीं, हम एक्चुअल मीन को कंसिडर करेंगे। शॉर्टकट मेथड में अगर आप चाहो तो एक्चुअल मीन निकाल सकते हो, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और स्टेप डेविएशन में मीन कैसे निकलेगा? अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज में तो हमने शॉर्टकट मेथड से बता दिया था, अब इस सीरीज में हम मीन कैलकुलेट करना सिखा देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। बट ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए जब हमने मीन की क्लास डिस्कस की थी तब। तो अगर किसी को मीन कैलकुलेट करना नहीं आता हो तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप मीन की क्लास कर लेना बेटा, उसके बाद आप ये क्लास कवर करना, तो आपको अलग से मीन कैलकुलेट करना नहीं सीखना होगा। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम x निकाल लें, जो कि कितना आया था, मिड वैल्यू आया था। अज्यूम्ड मीन कितना होगा 3, इससे डिफरेंस निकालें -2 0 2। फिर d डैश निकालेंगे, दैट इज जो क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड करेंगे, ये आ गया d, ये आ गया d डैश, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा -1 0 1। अब क्या करेंगे, f को और d डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे, f d डैश, ये हो जाएगा -1 0 3। f का टोटल कितना आ रहा है 6, एफ डी डैश का टोटल कितना आ रहा है 2, और क्लास इंटरवल कितना है 2। फॉर्मूले पे वैल्यूज़ का एप्लीकेशन करेंगे। अज्यूम्ड मीन मेरे पास है 3, ये देखो, प्लस इसका टोटल आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल है 6 मल्टीप्लाई बाय आई, क्लास इंटरवल कितना है 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना। इसकी वैल्यू आ रही है 0.6666, तो 3.6667 कर सकते हैं। और यही मेरा एक्चुअल मीन आया था डायरेक्ट मेथड के केस में भी, यही शॉर्टकट मेथड में भी आएगा, और यही स्टेप डेविएशन मेथड में भी देखो हमने सॉल्व किया है। अगर शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करते, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्लियर? तो भी वैल्यू कितनी आती, 3.6667। तो अब हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर लें, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास आया था 1.50 और मीन कितना आया 3.67, तो जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 0.4087। क्लियर? और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोले तो 0.4087 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 40.87% आएगा। तो होपफुली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत प्रॉपरली आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें सिंपली आपको एक ही फॉर्मूला लेकर के चलना है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। और मीन किसको डिनोट करता है, हमेशा एक्चुअल मीन को, ये कभी भी अज्यूम्ड मीन को डिनोट नहीं करेगा। क्लियर? एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए ये पॉइंट सबसे रेलेवेंट था कि अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी सीरीज़ के, तो उस पर्टिकुलर सीरीज़ को हम ये मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, फ्लक्चुएटिंग है, उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो लेस कंसिस्टेंट है। बट अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो आप हमेशा याद रखना कि वो सीरीज़ लेस वेरिएबल है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस कम होंगे और कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। तो आगे की क्लास में हम इस पॉइंट पे भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम यहाँ आकर के ये एक पॉइंट डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें इस थ्योरी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है। इस थ्योरी से जब आप एग्जाम में भी देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज डील करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एमसीक्यूज में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे 2 सीरीज़ दी रहती है, दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे उन पे कंपैरिजन होता है, और ये पूछा जाता है कि आप कौन सी सीरीज़ सेलेक्ट करोगे। तो सब पे हम क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आप परेशान मत होना। सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार ये थ्योरी डिस्कस करनी थी, और इस थ्योरी को हम न्यूमेरिकल में भी कन्वर्ट करके बताएंगे, बट आगे की क्लासेस में। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इस सीरीज़ की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे डिस्कशन कंप्लीट होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना MCQ सेशन ऑन डिस्पर्शन। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।
एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।